वीडियो में किसी व्यक्ति, ग्रुप, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नहीं बना रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। इस वीडियो को बनाने का माध्यम किसी भी व्यक्ति, समुदाय या किसी भी खास स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारी संविधान, हमारी स्टेट पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो बायसेस किए जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं आप सभी लोग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो से एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, आपका पर्सनल चॉइस, आपका पर्सनल ओपिनियन है। कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज आर्टिकल को मैंने पढ़ा जिसमें पता चला कि तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जो है वो 17 करोड़ रुपए का बजट पास कर रही है। तेलंगाना के अंदर जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जितनी मस्जिदें हैं उनके इमाम और उनके मुअज्जिन लोगों को सैलरी देने के लिए, मतलब तेलंगाना के अंदर इमाम साहब को 5,000 रुपये और मुअज्जिन जी को जो 3,000 रुपये सैलरी दी जाएगी सरकार के पैसे से। अब भाई तेलंगाना की जो सरकार का जो पैसा है वो किसी इमाम और किसी मुअज्जिन का तो है नहीं। इमाम साहब तो वही मस्जिद के अंदर जो इस्लामी गतिविधि करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, वहाँ रखरखाव करते हैं, मुअज्जिन अजान देते हैं। दोनों लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये बात तो तय है। तो उनको सरकार के द्वारा पैसा क्यों दिया जा रहा है? अगर पैसा दिया भी जा रहा है तो भाई गुरुद्वारे में भी दो, मंदिर के अंदर जो पुजारी महंत भी उनको भी दो। तो उनको तो आप पैसा दे नहीं रहे हैं, तो किस प्रकार का सेक्युलरिज्म है? अच्छा, दूसरा कोई कह सकता है भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा होगा। ठीक है भाई, माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो ऑलरेडी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। मस्जिदों से कोई टैक्स नहीं होता है, गुरुद्वारों से कोई टैक्स नहीं होता है, चर्च के द्वारा कोई टैक्स नहीं होता है। पर आप हिंदू मंदिरों से टैक्स लेते हैं, पर हिंदू मंदिरों का टैक्स का पैसा आप मुसलमानों के मस्जिदों के अंदर इमाम और मुअज्जिन को सैलरी देने में कर रही है। हमारे संविधान के भला कौन सी धारा के तहत ये किया जा रहा है, ये जरा मैं सीखना चाहता था, जरा मैं समझना चाहता था, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसके हिसाब से आर्टिकल 27 ये क्लियर कट बताता है कि कोई भी सरकार किसी भी प्रकार के टैक्स पेयर का पैसा किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन या उसके रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए नहीं कर सकता है। स्टेट जो है न्यूट्रल रहेगा, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट टॉपिक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। तो तेलंगाना की सरकार किस आर्टिकल के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत इमाम और मुअज्जिन को सैलरी दे रही है? फिर मैंने कहा कि भैया थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि क्या पता कि तेलंगाना में हो रहा हो और भी किसी राज्य में होता है क्या। जब मैंने रिसर्च किया तो भैया हमारी खोपड़ी घूम गई। हमें पता चला कि भाई तेलंगाना वालों से ज्यादा रहनुमा तो बिहार वाले हैं। बिहार के अंदर जो है भैया इमाम साहब को 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, मुअज्जिन साहब उनको 12,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। जब मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई तमिलनाडु वाले तो सबसे आगे हैं। मस्जिद के अंदर जितने भी गाजी लोग हैं उनको 20,000 रुपए की तनख्वाह देती है तमिलनाडु की सरकार। आंध्र प्रदेश वाले भी जो है 5,000 रुपए इमाम साहब को देते हैं, 3,000 रुपए मुअज्जिन साहब को देते हैं। कर्नाटक की सरकार भी जो है 3100 रुपए इमाम साहब को देती है, 2500 रुपए मुअज्जिन साहब को देती है। दिल्ली के अंदर 18,000 रुपए जो है इमाम साहब को मिलते हैं और 12,000 रुपए मुअज्जिन साहब को मिलते हैं। ये एक सरकारी धन का इस्तेमाल जो है इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी वाले भी कम नहीं है। हरियाणा के अंदर जो है इमाम साहब को 12 से 18,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, मुअज्जिन को 8,000 से 12,000 के बीच में तनख्वाह मिलती है। वेरिएशन क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज जो मस्जिद हैं, वक्फ बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज मस्जिद, उनकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होती है। लोकल और प्राइवेट मस्जिदों का थोड़ा तनख्वाह कम होता है, बट सैलरी भैया सबको बराबर मिल रही सरकारी पैसा से। आपके पिताजी का जो पैसा है वो इमाम साहब की झोली में जा रहा है, मुबारक हो आपको। और जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तो भैया वहां पर तो 8,000 रुपए और 6,000 रुपए तनख्वाह दिया जा रहा था। सैलरी देने के अलावा अगर हम बात करें तो सरकारी धन का जो इस्तेमाल है मस्जिदों के निर्माण में, उनके रेनोवेशन में, कब्रिस्तान बनाने में, हज सब्सिडी देने में, इफ्तार पार्टियां की जाती हैं, उसमें बेशुमार तरीके से गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी सरकार 4 धाम यात्रा के लिए सब्सिडी देती है? कौन सी सरकार सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर प्रयाग और नवरात्रि का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराती है? और हमारे यहाँ पे जो सोशल पॉलिसी बनती, इकोनॉमिक पॉलिसी बनती, वो भी सेक्युलर के नेचर में होनी चाहिए। मतलब सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब है, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी मेजॉरिटी से आता हो, माइनॉरिटी से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, उसे हेल्प मिलना चाहिए। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ द सेक्युलर स्टेट एंड सेक्युलर पॉलिसी। ग्रेजुएट जो लेडीज हैं
उनकी शादी करने के लिए 51,000 रुपए मोदी जी जो है टैक्स पेयर का पैसा काट कर दे देंगे। बट भैया अगर कोई हिंदू ग्रेजुएट लड़की है उसकी शादी के लिए आपको नील बटा सन्नाटा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम चलाएगी जिसके माध्यम से माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे को एमफिल और पीएचडी करने के लिए सरकार उसको स्कॉलरशिप देगी, पैसा देगी। उसी प्रकार से बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप चलाएगी उन लड़कियों के लिए जो क्लास 9 से 12 में पढ़ती जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं। उसके बाद नया सवेरा स्कीम चलाएगी जिसके माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, पीएसयू के अंदर हायर किया जाए, उनको प्राइवेट जॉब के अंदर प्राइवेट नौकरियां दी जाएंगी। बट ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा बेरोजगार रहे भाई हमें कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से अगर स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं को अगर हम देखें तो एक स्कीम है जिसका नाम है सीखो और कमाओ जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद एक स्कीम है जिसका नाम है उस्ताद जिसके तहत से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो हुनरमंद लोग हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके सामान को बेचने के लिए हुनर हाट लगाया जाएगा। दिल्ली के अंदर, करोल बाग के अंदर, आप कनाट प्लेस पे चले जाएं, प्रगति मैदान पर चले जाएं तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए स्कीम चलाई गई है। बट हिंदू कम्युनिटी के लिए, उनके कारीगर के लिए कुछ भी नहीं मिला सर आपको। उसी प्रकार से नई मंजिल करके स्कीम चलाई गई। स्कीम के तहत से एजुकेशनल और स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उन युवाओं को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आएंगे और जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से उनको बाबा जी का ठुल्लू दिया जा रहा है। उसके बाद गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाई जाएंगी उन युवाओं के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी को फिर से ठुल्लू दिया जा रहा है। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन स्कीम चलाई गई है उन लोगों के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको लोन दिया जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट। मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ भी इस प्रकार की स्कीम नहीं चलाई जा रही। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है साथियों, देखिए मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को हेल्प करने में पीछे नहीं हूँ, भैया हेल्प करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मेजॉरिटी कम्युनिटी ने सर आपका कौन सा खून किया हुआ है, आपसे उनको इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का है उसका गुनाह है? क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में कोई गरीब नहीं होता है? क्या वहाँ के लोगों को, वहाँ की बेटियों को, वहाँ के कारीगरों को कोई सरकारी स्कीम के तहत उनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? उनको मदद क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है दुनिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी है आफ्टर क्रिश्चियनिटी। हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो हिंदुस्तान के दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी। तो ये माइनॉरिटी कहाँ से होगी सर? आप इनको जबरदस्ती का माइनॉरिटी का घोट पिला के इनको और फायदे दिए जा रहे हैं। भारत के अगर इतिहास को देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भारत में करीब 1000 सालों तक राज किया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखा जाए तो कई बड़े बड़े जो घराने हुए, चाहे भोपाल का घराना हो, चाहे जामनगर का घराना हो, चाहे हैदराबाद का निजाम का घराना हो, बड़े बड़े मुस्लिम घरानों ने देश के ऊपर राज किया। उनके पास बेशुमार संपत्ति थी। पठान सैयद कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रिविलेज कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनको भी माइनॉरिटी के नाम पे चूरन पिला के उनको भी आप इस प्रकार की स्कीम में आप उनको फायदा दे रहे हैं? कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी ने जबरदस्ती दंगे कराकर, गोलियां मारकर देश में 1946-47 में अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया, पाकिस्तान बना लिया। फिर भी आप जो है ऐसी कम्युनिटी को आप जबरदस्ती का माइनॉरिटी क्या है, पूरे मुस्लिम ग्रुप को आप फायदा दे रहे हैं। उनके जो क्रीमी लेयर हैं, पठान सैयद हैं, उनको भी आप फायदा दे रहे हैं और जो पशबंदा और जो गरीब मुसलमान उनको भी फायदा। भाई आप दो मुसलमानों को फायदा, बट जो नीडफुल उनको दो ना। तो उस तरीके से, इस लॉजिक के हिसाब से जो हिंदू क्रीमी लेयर हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं, उनसे क्या दुश्मनी? उनको भी फायदा दो आप। बट उनको तो कह देते हो भाई अपर कास्ट है, इनको हम फायदा नहीं देंगे। तो मुसलमानों के अंदर पठान और सैयद और जो क्रीमी लेयर, उनको भी फायदा देते हो आप। मोदी साहब की अगर हम बात करें तो इस बार का जो 24-25 का जो बजट पास हुआ है, इसमें माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए 574 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब पहले 2608 करोड़ रुपए हुआ करते थे, इस बार 3183 करोड़ रुपए माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए विकास कार्यों के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बट ये जो अपीजमेंट किया जा रहा है, एक साइडेड जो पॉलिसी बना के जो अपीज किया जा रहा है, इसके खिलाफ बात की जा रही है। मोदी सरकार से उम्मीद थी कि भाई अपीजमेंट को रोकेंगे, जो जरूरी है, जो गरीब है, जिसको नीड है, उसको आप मदद करेंगे। बट सर आपने भी सर उसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ा है। आप तो जो अपीजमेंट में सर पिछली सरकारों से भी आगे निकल गए। तो अपीजमेंट की राजनीति की शुरुआत भारत में भला कहां से हुई, क्यों हुई, कैसे बढ़ता चला गया? कैसे स्थिति आ गई कि सरकारी धन का पैसा का इस्तेमाल करके इमाम और मुअज्जिन को पैसा दिया जा रहा? भाई ये क्यों हो रहा है सेक्युलर स्टेट के अंदर? तो समझने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा आजादी से पहले, 1947 से पहले 1919 में जब भारत में खिलाफत आंदोलन
धूमधाम से चल रहा था। खिलाफत आंदोलन जो है सर, वो इस्लामिक खलीफा जो टर्की के अंदर था उसको लेकर ब्रिटेन एम्पायर के साथ कुछ लफड़ा चल रहा था भाई उनका। तो उसमें इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस समय गांधी जी लीड कर रहे थे भाई, उन्हें लगा कि भाई अपना पावर को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है, मुस्लिम अपीसमेंट करके मुसलमानों का साथ लेने का बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने बोला कि हम खिलाफत आंदोलन में साथ हैं आप लोगों के साथ। मुस्लिम अपीसमेंट का पहला एग्जाम्पल 1919। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों, कई प्रकार के देश में दंगे हुए हैं, कई प्रकार के पार्टीशन के समय कई प्रकार की बातें यहाँ मुस्लिम अपीसमेंट को ध्यान रखा गया। उसके बाद 1951-59 में पॉलिसी बनाकर हमने देखा कि हिंदू मंदिरों को कंट्रोल किया गया, मस्जिदों को फ्री रखा गया, मुस्लिम अपीसमेंट वहां पर हुआ। हिंदू कोड बिल को रिफॉर्म किया गया, बट मुस्लिम कोड बिल को रिफॉर्म नहीं किया गया, वहां पर भी अपीसमेंट हमें देखने को मिला। फिर हमने देखा कि इस प्रकार की बातें चलती रही और कांग्रेस जो है आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर 1972 तक खड़ी रही। कांग्रेस के सामने कई बड़े कद्दावर नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जनसंघ के फाउंडर थे वो, वीर सावरकर जी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं जो कि सोशलिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं भारत के अंदर। तो इन नेताओं की पहुंच थी, बट कांग्रेस के सामने कोई टिक नहीं पाया साथ। 1974 के बाद 75 में इमरजेंसी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया अनेक प्रकार की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म सोशलिज्म को ऐड किया जाता है। उसके बाद 84 में सिख दंगे होते हैं, वहाँ पर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। फिर 86 से राम मंदिर का आंदोलन पकड़ने लगता है। 89 में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार शुरू हो जाता है। मंडल कमीशन आ जाता है 1990 में, ओबीसी को लेकर बहुत बड़ा विद्रोह होने लगता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, वो देश के बहुत बड़े लीडर बनने लगते हैं। उसके बाद जेपी मूवमेंट के बाद से अगर हम बात करें 75-76 में जो जेपी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, मुलायम सिंह यादव हों, ये बहुत बड़े लीडर बनने लगे थे। यूपी के अंदर काशीराम एक दलित फेस बन के उभरने लगे, मायावती एक दलित फेस बन के उभरने लगे। तो देखने का मतलब ये था कि 1990 तक आते आते थे कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस 70s में हुआ करता था वो अब खत्म होने लगा था साथियों। अब जो है कई प्रकार के लोकल लीडर उभर कर सामने आ गए और कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही। 2004 में जब कांग्रेस का सरकार बना दोबारा से गठबंधन में, यूपीए गठबंधन में, तो यूपी बिहार मिला के 120 लोकसभा सीटें और कांग्रेस को मात्र 12 सीटें आई थी। कांग्रेस सोचने लगी कि भाई अब अपने आप को रिवाइव कैसे करें, अपने आप को पुराने कांग्रेस अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। तो उन्हें समझ में आया कि भाई दलित वोट उनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो काशीराम, मायावती जी और अंबेडकर जी का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी नेहरू जी के साथ और कांग्रेस के साथ हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया था नेहरू की कैबिनेट मिनिस्ट्री से। तो उसके बाद ओबीसी वोटर्स उनके पास आएगा नहीं, क्योंकि उनके पास मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो कि उनके कम्युनिटी के लोकल लीडर भी हैं, उनके पास देखा कि भाई हमारे पास एक मुस्लिम वोटर है जिसको हम अपीस कर अपना खोया हुआ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हम अपनी सत्ता को दोबारा चमका सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है साथियों एक अपीजमेंट की गंदी राजनीति का सफर 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2024 तक। होता ये साथियों 2004 में सबसे पहले बनती है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, जिसको कागजों पर कहा गया कि हम देश के जितनी माइनॉरिटी हैं, जैन, बुद्ध, सिख, मुस्लिम, सबके लिए हम काम करेंगे, बट इसका एकमात्र उद्देश्य था मुस्लिम अपीसमेंट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना। भाई हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, 1946 के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने बोला था कि भाई SC/ST का शोषण हुआ है 800 सालों से, 1000 सालों से, और हमें इनको रिफॉर्म करने के लिए, इनको सामाजिक और आर्थिक विकास में इनका बराबर की हिस्सेदारी लाने के लिए इनको हमें आरक्षण देना होगा। बहुत अच्छा फैसला था, आर्टिकल 332, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342। बट इसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के द्वारा। उन्होंने बोला कि भाई ओबीसी और SC का आरक्षण काटकर जबरदस्ती मुसलमानों को हमें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई भी लीडर हो, आप पुराने जितने डिबेट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं पे बात नहीं कही गई है कि मुसलमानों को देश में आरक्षण देने की आवश्यकता है। जो कम्युनिटी इतना सेंस ऑफ प्राइड लेती कि भाई हमारा एक प्रॉफिट है, हमारा एक अल्लाह है, हमने देश पर हुकूमत किया हुआ, हम किसी अल्लाह के अलावा किसी का आगे झुक नहीं सकते हैं, उनको आप एक अंडर प्रिविलेज ग्रुप बनाकर उनको आप जो है दलितों का जो राइट था, SC/ST का जो राइट था, उसमें आप उनकी हिस्सेदारी छीन कर आप मुसलमानों को दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल इनजस्टिस हुआ था हमारे देश के अंदर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के बाद। उसके बाद अगर हम देखें तो रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट में यही बोला गया था कि भैया जो अगर कोई SC/ST कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, फिर भी उसको SC/ST का फायदा मिलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कन्वर्जन को प्रमोट करने वाला सर ये रिपोर्ट था। रंगनाथ मिश्रा जी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे, बट वो कांग्रेस में राज्यसभा के द्वारा मनोनीत हो चुके थे, और जब ये रिपोर्ट लिख रहे थे ही वाज वर्किंग एज ए कांग्रेस लीडर, तो ऑफकोर्स है कि वो कांग्रेस को फायदा देना चाहते थे। रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट के बाद एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनती है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर भी इस प्रकार की बातें की जाती है कि भाई देश के मुसलमान का ऐसी स्थिति आ गई कि वो दलितों से भी नीचे जा चुका है।
दलित से भी पीछे आ चुका। ये एक फेक नैरेटिव दोस्तों पूरी इंडिया में फैलाया गया, पूरे भारत में फैलाया गया कि भाई आप जरा सोच के देखिए, दलित कम्युनिटी से मुसलमान नीचे आ गया, जिन्होंने 1000 साल तक भारत में रूल किया है, जिन्होंने लड़कर जो है पाकिस्तान की मांग कर ली है, बहुत बड़े बड़े इनके घराने हुआ करते थे, वो दलित से भी नीचे आ चुका। क्या बात की गई, बट ये फेक नैरेटिव फैलाया गया। उसके बाद हमने देखा कि मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा वायरल जो स्टेटमेंट आया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो सच्चर कम्युनिटी के बाद आया। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the rich. आप जरा सोच के देखिए कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार जो है किसी प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को अपने गवर्नमेंट पैसे से बनाएगी, फिर उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को उनको हैंड ओवर कर देगी, फिर उसके बाद वहां पर SC ST OBC का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो रिजर्वेशन भी समाप्त कर देगी। किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। पर यह हुआ AMU के अंदर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। SC ST का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन था वो AMU के अंदर और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर उसको खत्म किया गया। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, AMU के अंदर नहीं मिलता है, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर नहीं मिलता है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और आज जो संविधान की दुहाई देने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बात बात पर संविधान लेकर जो चलने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब आप AMU के ऊपर, जामिया के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मनुवाद के ऊपर, ब्राह्मणवाद को गाली देने के लिए मनुस्मृति जला सकते हैं, बट AMU को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि भाई AMU के अंदर, जामिया के अंदर SC ST को जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा? इसके ऊपर किसी के अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है। सच्चर कमेटी के बाद अगर हम देखें तो हमारे देश में वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है, मुसलमानों को सिविल राइट में और ज़्यादा उनको पावर दी जाती है। अपीसमेंट का मॉडल, इसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि जितने स्टेट की सरकारें थी, ममता बनर्जी जी की सरकार हो, चाहे उस समय आंध्रा की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कहीं की भी सरकार ने फिर ये मॉडल हर जगह अडॉप्ट होने लगा। हर जगह पर इस अपीसमेंट की राजनीति को फैलाया गया, बोला गया भाई मुसलमान को, SC ST OBC को हम एक साथ मिला लेंगे तो हम सत्ता में हमेशा रूल करते रहेंगे। तो यहाँ से एक अपीसमेंट का जो गंदा साइकिल है वो चालू रहा। और आज हम देखते हैं 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब देश में आए थे तो हमें लगा था वो रिफॉर्म करेंगे, बदलाव करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति को रोकेंगे। बट आज हम देखते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को और पैसा बढ़ाती जा रही है। NDA की जो सरकार है महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो वक्फ बोर्ड को 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये अपीसमेंट की जो राजनीति है वो कभी रुकने वाली नहीं। सवाल ये उठता है साथियों कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को यह कहा जाता है कि वहां के जो संविधान में बोला गया कि भाई सबसे पहला संसाधन जो है मुसलमान को है, जैसे इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बट भारत के अंदर भी इस्लामिक व्यक्ति को जबरदस्ती उसको पहला संसाधन दे रहे हैं, उसको आप इकोनॉमिक पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में जबरदस्ती उसको आप पहला स्थान दे रहे हैं। तो देश का जो हिंदू है क्या वो 2nd और 3rd क्लास का सिटीजन बनता जा रहा है? क्या एशिया के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है क्या उसकी औकात 2nd और 3rd क्लास के कम्युनिटी के रूप में रह गई है? कहाँ जाएगा ये हिंदू कम्युनिटी? क्योंकि इस्लाम के पास तो 57-58 कंट्री है और भारत में हिंदू के पास दिस इज ओनली 1 कंट्री। और हम अपने देश के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से, गवर्नमेंट के रूप से हमारे मंदिरों को कंट्रोल किया जाता है और हमारे ऊपर इस प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता पड़ती है कि हम क्या करें, तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। सवाल आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम अपने देश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि भारत हमारा वास्तविकता में सेक्युलर रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो नीडफुल है उसको अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है विक्टिम कार्ड खेल ले वोट बैंक के लिए, उसको हम सब हद सब्सिडी दे रहे हैं, उसको हम ये फायदा दे रहे हैं, फलाना फायदा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। अभी जैसे तो ममता बनर्जी ने 5,534 करोड़ दिए मदरसा एजुकेशन को फंड किया। तो भाई आपने हिंदू एजुकेशन को क्यों नहीं फंड किया? तो ये जो बायसेस है साथी, इसको कैसे खत्म किया जाएगा, इसको कैसे कम किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।